अब ये जो देख रहे हैं आप, एक हम ट्री बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, और उसमें आपको वर्ब को समेटने की कोशिश करते हैं कि वर्ब का क्या कंडीशन है। तिरछी करना कॉपी और उसमें बना लेना। ये मतलब वर्ब का पूरा चार्ट है जो आपको याद रखना है, जिंदगी भर आपके काम आने वाला है, जब पढ़ोगे तब भी और पढ़ाओगे तब भी। हर कंडीशन में आपको ये काम आएगा। जब आप पढ़ोगे तब भी काम आएगा और जब आप पढ़ाओगे तब भी काम आएगा। तो वर्ब जो है, इस वर्ब को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर सबसे पहले एक बार देखो फिर लिखना, समझ के फिर लिखना है, लिख के नहीं समझना है, ठीक है। पहले इधर देखो, वर्ब सबसे पहले मोटे रूप से हमारे पास क्या है, वर्ब है। और वर्ब को हमने मोटे रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले मैं वैसे दिखा देता हूँ इधर आपको। यानी हमारे पास क्या है, वर्ब। और वर्ब को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वर्ब हमारे पास कौन सी है, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और एक हमारे पास होती है कैसी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी ये आपने पढ़ा कि मोटे रूप से हमारे पास वर्ब कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की हैं। एक वर्ब आपकी कैसी होती है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। ये तो पहचान गया आप, फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होती है। इस फाइनाइट वर्ब को आप मोटे रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है लेक्सिकल, लेक्सिकल वर्ब्स। और एक होती है आपकी ऑक्सिलरी, सहायक क्रियाएं। एक वर्ब कौन सी होती है, लेक्सिकल। और एक वर्ब कौन सी होती है, ऑक्सिलरी। गेट को बंद कर दे। एक लेक्सिकल और एक कौन सी होगी, ऑक्सिलरी। लेक्सिकल वर्ब्स जो हैं वो वर्ब हैं जिनका अपना मीनिंग होता है, कंप्लीट सेंस होता है, जैसे गो, है ना, खेलना कूदना, वही गो। और ऑक्सिलरी जो आप जानते हैं, जिसको आप सहायक क्रियाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहायक क्रियाएं। इन सहायक क्रियाओं की संख्या अंग्रेजी में, इनको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑक्सिलरी को। एक तो होती है प्योर ऑक्सिलरी, यानी प्योर ऑक्सिलरी जो होती हैं वो। और एक होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी। कौन सी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। ये प्योर ऑक्सिलरी जिनकी संख्या 11 है, और ये मॉडल ऑक्सिलरी जिनकी संख्या 13 है। और इनको मिला के हम एक और नाम से जानते हैं, एनोमलस फाइनाइट वर्ब। एनोमलस फाइनाइट वर्ब, ठीक। एनोमलस फाइनाइट वर्ब, एनोमली एक वर्ड होता है अंग्रेजी में। और एनोमली का मतलब होता है अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतर जाना, अपने लेवल से नीचे उतर जाना, समझ गए, अपनी डिग्निटी से नीचे उतरना। तो लेक्सिकल वर्ब जो, यानी फाइनाइट वर्ब का नियम क्या होता है कि फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो अपना मीनिंग खुद का रखती हैं, पूरा मीनिंग दे देती हैं। ऐसी वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है, फाइनाइट वर्ब। लेकिन इनको हम सहायक इसलिए बोल रहे हैं कि ये अपना खुद का पूरा मीनिंग नहीं रखती, लेकिन सहायक होती है काम हेल्प करने में। इसलिए स्टैंडर्ड तो वर्ब का ये है, फाइनाइट वर्ब का, कि वो अपना मीनिंग पूरा रखेंगी। पर उस स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे उतर के जब आ जाती है वर्ब, तो अपने आप में एक तरह से क्या बन जाती है, एनोमली। और इसी एनोमली की वजह से इनका नाम पड़ गया एनोमलस फाइनाइट वर्ब। तो जो सहायक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि एनोमलस फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो 24 है। क्योंकि एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स कौन सी वर्ब है, सहायक क्रियाएं, ठीक है। तो ये 24 हैं, प्योर ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ये इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, 11 ये हैं, और 13 मॉडल आप जानते हैं। टोटल इनकी संख्या कुल मिला के हो गई 24। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी हैं, और इधर आपकी वर्ब कौन सी है, लेक्सिकल। लेक्सिकल वर्ब वही है जो सारी आप टेंस में पढ़ते हैं। जैसे आपने गो है तो गो का क्या किया, कभी गोज कर दिया, कभी वेंट कर दिया, कभी गॉन कर दिया, वो सब कैसी वर्ब है आपकी, उधर लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। लेकिन वो उसके साथ जुड़ के करती हैं बात। इधर अब जब आप आएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इन नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हम तीन कैटेगरी में, मोटे रूप से तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है पार्टिसिपल, और एक होता है जेरंड, जिसको आप जेरंड भी बोलते हैं उच्चारण में। तीन कैटेगरी होती है इनकी, नॉन फाइनाइट वर्ब की। एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है पार्टिसिपल, और एक होता है जेरंड।
जेरेंड तो जेरेंड है, उसकी तो खैर कोई, पार्टिसिपल को आप फिर तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव को फिर आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्योर इन्फिनेटिव, कौन सा? प्योर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, और बोलो ना, वो कौन था? पॉजिटिव और फाइनाइट होते कि नॉन फाइनाइट? बता भाई, क्या फाइनाइट? तीसरा इन्फिनेटिव कौन सा होता है? तो पूछ तो ऐसा जैसे पूरा ज्ञान है सारा कंप्लीट इन्फिनेटिव का। वो इतना अंदर से ढूंढ के लाया तो बेसिक तो बता दे, इन्फिनेटिव नॉन इन्फिनेटिव बताओ। इन्फिनेटिव कितने प्रकार के हैं? ये कहीं कहीं से अपन ऐसे कोई क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं ना, एक सिंगल उठा के, उससे नॉलेज नहीं होता है। पहले बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक नहीं पता हो तो एक दूसरा पूछ लो, ऑफिस फंस जाओगे उसमें। बेसिक पता ही नहीं है, कोई एक उठा के लिया ही नहीं होते। जैसे नहीं होते, कई बार जीके पढ़ते हो आप, पढ़ते हो जीके वीके, तो दूसरे को हरास करना हो तो क्या करोगे आप? बताओ, रेल का बाबा किसको कहते हैं? समझ रहे हो मेरी बात कैसे? उसका कोई लेना देना नहीं है वास्तव में टॉपिक से, बस ताकि मुझे लगे कि यार अला हाँ मुझे तो पता है। ऐसे करते थे पहले जब तैयारी करते थे, कि अब जब हम आपस में डिस्कस करने क्वेश्चन कंपटीशन होता है ना आपस में, तो पढ़ रहे हैं कि तू क्या पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, अच्छा पढ़ लिया तूने राजस्थान जी के, बता रेल का बाबा किसको कहते हैं। ऐसे फिर कोई और कुछ पूछ लेगा दूसरा, बता तुझे वो पता है, फिर उसको टेंशन हो जाती है, उसको भी कुछ आता है, तो क्या करें इसको। तो ऐसे क्वेश्चनों का वास्तविक कुछ लेना देना नहीं होता है। ये आपका क्या है? प्योर इन्फिनेटिव। दूसरा क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। और तीसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। जैसे यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, एक आपके पास क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। ठीक। अब और जेरंड तो केवल एक ही है, जेरंड क्या है आपका? जेरंड ही है। इसका मतलब आपने ये देख लिया कि तीन प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। एक है आपकी कौन सा? इन्फिनेटिव, एक है आपका पार्टिसिपल, एक है आपका जेरंड। ठीक है। तो इन्फिनेटिव की कैटेगरी हमारे पास तीन है, एक प्योर इन्फिनेटिव, एक बेयर इन्फिनेटिव और एक परफेक्ट इन्फिनेटिव। और इसी प्रकार पार्टिसिपल भी तीन है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल, और एक होता है आपका जेरंड। अब ये इसको आप देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसको अपन लिखते हैं V1 प्लस आईएनजी से। V1 प्लस आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो सारी की सारी आपकी किस कैटेगरी में आते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V3 वाला केस जो होता है वो कहाँ आता है आपका? पास्ट पार्टिसिपल में। और हैविंग प्लस V3 वाला केस जो होगा, हैविंग लगेगा और हैविंग के साथ में V3 लगेगा, इसका मतलब ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। लेकिन आपने पढ़ा है V1 प्लस आईएनजी टेंस में भी, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब टेंस में है, इसका मतलब तो वो टेंस की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब टेंस की तरह नहीं काम कर रहा है, ऐसी कंडीशन में उसका जो है किसमें कंसीडर करेंगे हम उसको? नॉन फाइनाइट में कंसीडर करेंगे। देखेंगे अभी उसका यूज आप देखेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आ जाएगा आपका? V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3। इसी प्रकार इन्फिनेटिव हमारे पास तीन प्रकार के हैं। और हो सकता है अभी आपको थोड़ा चीजें नई नई लगें, क्योंकि आपने जीवन में कभी इससे मौका नहीं पढ़ा हुआ आज तक, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्या करें। एक है प्योर इन्फिनेटिव। प्योर इन्फिनेटिव होता है जिसके अंदर टू लगा होता है साथ में, जैसे मैंने कहा टू गो, इसका मतलब टू लगा हुआ है, वो कैसा इन्फिनेटिव है? प्योर इन्फिनेटिव। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, ही वॉन्ट्स टू गो, तो टू गो जो था वो क्या था आपका? प्योर इन्फिनेटिव है। और दूसरा है वेयर इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें टू रिमूव कर देते हैं हम। टू क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, यानी विदाउट टू। किसके बिना? विदाउट टू। इसका मतलब बेयर का मतलब होता है बिना, और किसके बिना? टू के बिना। तो टू के बिना है तो क्या है वो? बेयर इन्फिनेटिव, इसलिए उसको बेयर बोलते हैं, टू हट जाता है उसमें से। तो एक होता है प्योर इन्फिनेटिव, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक। प्योर इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। और एक होता है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है टू प्लस हैव प्लस V3। टू प्लस हैव प्लस V3।
टू प्लस हैव प्लस V3। ये कौन है आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव। बात समझ में आ गई, यस और नो। तो कुल मिला के आपने फाइनाइट को तो आप पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट की कैटेगरी कितने प्रकार की हैं बोलो, तीन। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा पार्टिसिपल, तीसरा जेरंड। जेरंड कितने प्रकार के हैं, एक ही है बस, जेरंड जेरंड ही है। ठीक है। इधर आया पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कितने प्रकार के हैं। अच्छा, जेरंड में भी फॉर्म जो होती है इसकी V1 प्लस ING होती है। इसकी जो फॉर्म होगी जेरंड की वो भी क्या होती है, V1 प्लस ING। लेकिन ये नाउन के फॉर्म में काम करता है, ये नाउन की तरह काम करता है। कौन, जेरंड। इसको बोलते हैं वर्बल नाउन, यानी ऐसा वर्ब जो नाउन की तरह काम करे वो क्या कहलाती है, एक तरह से जेरंड कहलाता है, वर्बल नाउन बोलते हैं इसको। ठीक, जैसे आप कभी पढ़ा होगा वाक्य, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग जो है वहां उसमें सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट का सब काम करता है वहां। तो जेरंड जो है वो वर्बल नाउन है। पार्टिसिपल तीन कैटेगरी के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V1 प्लस ING है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3 है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस V3 है। इसी प्रकार अगर इन्फिनेटिव में आओगे तो इन्फिनेटिव भी तीन प्रकार के हैं। एक इन्फिनेटिव आपका प्योर इन्फिनेटिव जिसका मतलब टू प्लस गो है, दूसरा बेयर इन्फिनेटिव जो विदाउट टू है, और तीसरा परफेक्ट इन्फिनेटिव है जो टू प्लस हैव प्लस V3 है। तो इस प्रकार से आप पूरा एक चार्ट तैयार कर सकते हैं, जिसको हम चार्ट कौन सा बोल रहे हैं आपका, वर्ब का चार्ट। तो ऊपर देखो, अब आप इसमें समझ गए, इधर क्या है फाइनाइट वर्ब, इधर क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब सब पढ़ लिया अब आपने। फाइनाइट वर्ब की कितनी कैटेगरी, दो। एक लेक्सिकल, दूसरा ऑक्सिलरी। लेक्सिकल का मतलब मीनिंग और एक्शन, और ऑक्सिलरी का मतलब प्योर ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। संख्या कितनी, 24 टोटल, 24, जिसको क्या बोलते हैं, एनोमलस फाइनाइट वर्ब। एनोमलस क्यों बोलते हैं, ठीक है। और इधर फिर आए नॉन फाइनाइट, कितनी कैटेगरी, तीन। एक है इन्फिनेटिव, एक है जेरंड, और एक है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव कितने प्रकार के, तीन। कौन सा, बेयर इन्फिनेटिव, प्योर इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, प्योर इन्फिनेटिव विद टू, परफेक्ट इन्फिनेटिव टू प्लस हैव प्लस V3। इधर आएंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। अगर ये चार्ट आपको याद हो गया तो आपके जीवन का आज का ये दिन विश्वास क्लासेज में सुबह सुबह शुभ हो गया। ठीक है, उतार लो और याद रखना है इसको। जब भी वर्ब आए तो तुरंत ये दिमाग में चार्ट आना चाहिए तुम्हारे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्या हो गया, लेक्सिकल वही है जो मीनिंग को डिनोट करती हैं, एक्शन को डिनोट करती हैं। टेंस में ही वांट्स टू गो, वांट्स कौन सी वर्ब हो गई, लेक्सिकल हो गई। बना लो चार्ट। हाँ, मैं नहीं मान लो एक तरीके से। तुम्हें भी समझ में आएगा ऑनलाइन वालों, या सो रहे हो तुम। तुम्हारे ठीक है बेटे, वहीं पड़े पड़े लग के टेढ़ा करके, मन में आए तो सुना, नहीं आए तो इग्नोर कर दिया। अभी इनकी तो मजबूरी है, सामने बैठे हैं बेचारे। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना।
अच्छे से पढ़ा ना, कुचर पुचर मत करना। जेरेंट जो है वो वर्बल नाउन है, उसकी फॉर्म भी वी वन प्लस आई एन जी होती है, लिख लेना, लिखा हुआ नहीं है।
पढ़ लिया, सॉरी लिख लिया। जिन्होंने लिख लिया वो याद कर लो फटाक से, इसको अभी सुनूंगा। लिख लिया होगा। लिख लिया तो लिखो, फिर अब लिखो। फाइनाइट वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड, finite verbs can be divided under two categories. Heading डालो finite verbs. Finite verbs can be divided under two categories. Finite verb can be divided finite verb can be divided under two categories. फाइनाइट वर्ब को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बोलो, याद हो गया आपको? कौन कौन सी? लिखो, लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, पॉइंट डाल के लिखो पहला। कौन सी वर्ब? लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को लिख लो ब्रैकेट में मेन वर्ब। लेक्सिकल वर्ब या ब्रैकेट में करके लिख लो उसको मेन वर्ब। लिखो। और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड वर्ब कौन सी होगी आपकी? ऑक्सिलरी वर्ब। पहली वर्ब है आपकी लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब, और दूसरा वर्ब कौन सी आपकी? ऑक्सिलरी वर्ब। लिखिएगा लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स। हेडिंग डालो लेक्सिकल वर्ब्स। लिखो, लेक्सिकल वर्ब्स आर दोज वर्ब्स, lexical verbs are those verbs, lexical verbs are those verbs, lexical verbs are those verbs which denote, lexical verbs are those verbs which denote meaning or action, which denote meaning or action, meaning or action, full stop. These verbs have, these verbs have, these verbs have their different forms. These verbs have, these verbs have their different forms. इनकी अलग अलग फॉर्म होती हैं, जैसे प्ले, प्लेड, नहीं, हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ एग्जांपल है वर्ब्स के, जैसे प्ले, सिट, रीड, पुट, एटसेट्रा। ये सारी ऐसी वर्ब दिख रही हैं। कैसी वर्ब हैं ये? लेक्सिकल वर्ब है। देखो, अभी आगे एक वर्ब पढ़ोगे आप जिसको बोलते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का क्या मतलब था? विदाउट टू। तो जो विदाउट टू वर्ब हैं वो ऐसे ही दिखाई देंगे आपको, दिखने में सेम ही, ऐसी तो लगेंगी सेम, लेकिन फिर पहचानोगे कैसे? टेंस से। उनका टेंस से संबंध नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कहा, मान लो आई सा
हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो एक तो आपके पास सा है। अब ये तो टेंस है कि नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें क्या है, टेंस है, तो ये भी वर्ब। तो ये वर्ब टेंस को इंडिकेट नहीं कर रही, लेकिन विदाउट टू है। तो इसका मतलब ये वाला जो गो है ये क्या है, बेयर इंफिनिटिव। तो ये आपको वाक्य में यूज के आधार पे पता लगेगा कि वो मैन वर्ब लेक्सिकल वर्ब है या बेयर इंफिनिटिव है। अगर टेंस से डेफिनेट है, टेंस से लिमिटेड है, इसका मतलब तो कैसी वर्ब है, वो मेन वर्ब है। और अगर टेंस से उसका इंपैक्ट नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इन्फिनेटिव है, यानी नॉन फाइनाइट है। समझ गए मेरी बात। लिखिए दूसरा, लिखो ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, auxiliary verbs, auxiliary verbs, these are known as, these are, संख्या कितनी है इनकी, 24 auxiliary verbs, these are known as anomalous finite 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 verbs। कौन से नाम से जानते हैं इनको हम, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मैंने बता दिया आपको पहले भी है। these are known as anomalous finite verbs, full stop। these are called, इसी में लिखना आगे, these are called anomalous finite verbs, these are called anomalous finite verbs, these are called anomalous finite verbs because these are called anomalous finite verbs because they work as क्या, सहायक क्रिया, as helping verbs, they work as helping verbs, work as helping verbs, क्योंकि किसके रूप में काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, इसलिए हम इनको किस नाम से जान रहे हैं, एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स के नाम से जान रहे हैं। फुल स्टॉप। नीचे लिखो, दीज आर 24 इन नंबर, दीज आर 24 इन नंबर, संख्या में कितने हैं ये, 24। दीज आर 24 इन नंबर, इनकी संख्या कितनी है, 24 है। दीज आर 24 इन नंबर, यानी संख्या में इनको हमने 24 में डिवाइड किया है। दीज आर 24 इन नंबर। नेक्स्ट लिखिए आगे, नोट डाल के लिखो, we can divide, we can divide, we can divide these verbs, these का मतलब ऊपर वाली कौन सी, auxiliary verbs, we can divide these verbs, we can divide these verbs under two categories, we can divide these verbs under two categories, हम इन verbs को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, फर्स्ट प्योर ऑक्सिलरी, और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। We can divide these verbs under two categories, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला लिखो फर्स्ट प्योर ऑक्सिलरी, और दूसरा लिखो मॉडल ऑक्सिलरी। पहला लिखेगा प्योर ऑक्सिलरी, और दूसरा लिखो मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी, प्योर ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज। लिखिए प्योर ऑक्सिलरीज, प्योर ऑक्सिलरीज, दीज आर, संख्या में प्योर ऑक्सिलरी कितनी होती है भाई, 11 होती है। दीज आर 11 इन नंबर, these are 11 in number, these are क्या, 11 in number, इनकी संख्या कितनी होती है,
11 होती है। 11 कैसे है, नीचे लिखा हुआ है, लिख लो आप भी। देखो बी फॉर्म की 5 हो गई क्या, इज एम आर वॉज वर। हैव फॉर्म की 3 हो गई, हैज हैव और हैड। और डू फॉर्म की 3 होगी, डू डज और डिड। तो कुल मिला के कितनी है, 11 है। ठीक है, तो प्योर ऑक्सिलरी लिख लो, प्योर ऑक्सिलरी 11 होगी आपके पास। हो गया, टोटल योग कितना हो गया इनका, 11 हो गया। दीज आर 11 इन नंबर। नीचे लिखिए मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज लिखो। दीज आर यूज टू डिनोट, these are used to denote, कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरीज। लिख लो मॉडल ऑक्सिलरीज, डैश करके लिखो। these are used to denote, these are used to denote, these are used to denote, used to denote mode और mood। mode, MODE, mode और mood, मोड और मूड। ये किसको बताती है, मोड और मूड को बताती है। जानते हो मोड और मूड, अधिक जानकारी के लिए मॉडल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, ये किसको डिनोट करती है, मोड और मूड को। मॉडल में सब मोड और मूड ही पढ़े हैं आपने। इनकी यूज टू डिनोट मोड और मूड, क्या है ये, मोड और मूड को डिनोट करती है, फुल स्टॉप। इसमें एक लाइन और ऐड करना, दीज आर ऑल्सो नोन एज, दीज आर ऑल्सो नोन एज, दीज आर ऑल्सो नोन एज, these are also known as colored auxiliaries। कलर, रंग वाला कलर। these are also known as colored auxiliaries। इनको कौन सी ऑक्सिलरी बोलते हैं भाई, रंग वाली सहायक क्रियाएं। और वो रंग का मतलब वही है मूड और मोड। क्योंकि सिंपली इज का मतलब इज एम आर है करते हो आप। लेकिन कैन जब बोलते हो तो कैन के साथ आपको पता लगता है कि एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। तो वो कलर दे रहा है उसको, इसलिए इनको हम किस नाम से भी जानते हैं, कलर्ड ऑक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी कह सकते हो या कलर्ड ऑक्सिलरी कह सकते हो। काम क्या करती हैं, मूड या मोड बताते हैं, फुल स्टॉप। लिखो दीज आर, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, दीज आर, these are, these are divided under, these are divided under two categories, these are divided under two categories, these are divided under two categories। इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। these are divided under two categories, डैश करके लिखो, लिखो डैश करके, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। लिखिए, पहला लिखो मॉडल ऑक्सिलरी और दूसरा लिखो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। तो दो कैटेगरी हो सकती है, एक तो प्योर मॉडल यानी, और एक सेमी मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी को आप प्योर मॉडल ही बोल सकते हैं। ठीक, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, दो कैटेगरी हो सकती है, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। प्योर मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, प्योर मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी, फुल स्टॉप। लिखो प्योर मॉडल ऑक्सिलरी, हेडिंग डालो, प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज, प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज, हेडिंग डालेगा प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज।
प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज, प्योर मॉडल ऑक्सिलरीज लिखो डैश करके। दीज आर 10 इन नंबर, इनकी संख्या कितनी है भाई? दीज आर 10 इन नंबर, इनकी संख्या 10 है। दीज आर 10 इन नंबर एंड ऑलवेज, these are 10 in number and always, these are 10 in number and always works as, and always works as, and always works as a helping verb, and always works as a helping verb। और हमेशा किसका काम करते हैं ये? सहायक क्रिया का काम करेंगे। जब भी ये आएंगे मॉडल प्योर वाले, हमेशा किसका काम करते हैं? सहायक क्रिया का काम करते हैं। और की संख्या कितनी है? 10 है। लिख लो कौन कौन से हैं। वैसे लिख रखे हैं आपने, मॉडल पढ़े हैं तो, लेकिन वैसे लिख लो दोबारा, अच्छा लगेगा, लिख लो। विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ought टू। टोटल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। हो गई। नीचे लिखो सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज, सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज, सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज लिखे डैश करके। दीज आर 3 इन नंबर, दीज आर 3 इन नंबर, इनकी संख्या 3 है। दीज आर 3 इन नंबर एंड समटाइम, एंड समटाइम, दीज आर 3 इन नंबर, ये संख्या में 3 है। दीज आर 3 इन नंबर एंड समटाइम, एंड समटाइम वर्क एज, वर्क एज मेन वर्ब, मेन वर्ब, और समटाइम, और समटाइम एज हेल्पिंग वर्ब। तो कभी ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ऑक्सिलरी में आ जाएंगे, और कभी मेन वर्ब का काम कर लेंगे, मेन वर्ब तो लेक्सिकल में चले जाएंगे। तो कभी ये लेक्सिकल हो सकती है, कभी ये हेल्पिंग हो सकती है, इसलिए इनको सेमी नाम दिया है। सेमी का मतलब आधे हैं, ये अर्ध उधर अर्ध इधर, आधे आधे, इसलिए इनको किस नाम से जान रहे हैं? सेम मॉडल। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से लिख लो। नीड, कोमा, डेयर, कोमा, यूज टू। नीड है, डेयर है और यूज टू है। ये संख्या में 3 है। एक नीड है, एक डेयर है और एक यूज टू। तो संख्या में कितने हो गए? 3 हो गए। नीड, डेयर और यूज टू। ठीक है, समझ गए? तो अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब आप सुनो, ये हमने जो थ्योरी पढ़ी है आपने, ये किसकी पढ़ी है? फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब वैसे तो आप सारे पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसमें? टेंस में। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की हैं? 2। एक कौन सी? लेक्सिकल, और एक कौन सी है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी हैं 2 प्रकार के, एक तो कौन सी हैं? प्योर ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी। प्योर ऑक्सिलरी संख्या में कितनी है? 11। अब उनको, उनकी ज्यादा जानकारी के लिए टेंस पढ़ लें पीछे। किसकी? इज कहाँ इस्तेमाल होता है? एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, पीछे टेंस में पढ़ लिया आपने। मॉडल ऑक्सिलरी, वो उसके ज्यादा जानकारी के लिए मॉडल पढ़ लें, वहां से सारा मिल जाएगा आगे का। ठीक है, वो उसमें चला जाएगा। लेक्सिकल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब सेकंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म आएगी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस लगेगा कि एस लगेगा, इनकी ज्यादा जानकारी के लिए टेंस पढ़ लें आप सारा। पढ़िया है सब पीछे आप,
वो सारा का सारा कैसी है आपकी, वो फाइनाइट वर्ब। अब ये आपके सामने क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन देखिए आया हुआ है कि ऑक्सिलरी वाक्य में क्या काम कर सकती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो क्या क्या चीजें आपको डिनोट कर सकती हैं। तो भाई ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस किस को आता है तुम में से? तो बाकी तुमने नहीं पढ़ा नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य वाक्य पूछ रहा हूँ, हाँ, अंग्रेजी अनुवाद करके बताना। वह बाजार जाता है। तो इतना भी हार्ड नहीं है जो सोच रहे हो। ही गोज टू मार्केट कैसा वाक्य है, सकारात्मक। इसको नकारात्मक बनाएंगे तो क्या करोगे बताओ? तो क्या किया आपने? डज लिया है तुम। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो डज क्यों आई भाई? क्यों आया डज? नेगेटिव बनाना था इसलिए आया होगा। तो क्या सहायक क्रिया नेगेटिव बना सकती है? तो ये पूछ रहा है कि ऑक्सिलरी वाक्य में क्या काम कर सकती है, वाक्य को नेगेटिव बनाने में हेल्प कर सकती है। ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि ही गोज टू मार्केट का इंटरोगेटिव बनाओ हेल्पिंग वर्ब वाला, तो क्या कहोगे बताओ? डज ही गो टू मार्केट। इसका मतलब वाक्य को कैसा बना सकती है? इंटरोगेटिव बना सकती है। और आप कहो कि सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये आपके किसको बयां कर रही है? मूड को बता रही है कि आप बोल सकते हैं। नहीं नहीं मैं तो मर जाऊंगा, नहीं बोल सकता, इसका मतलब वही मूड को बताएगी। ठीक। पैसिव वॉइस पढ़ा हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी उठा के लाए? इज, एम, आर। इसका मतलब ये वाक्य में क्या बना सकती हैं? पैसिव वॉइस ही बना सकती हैं। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप कह देंगे सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और मैं आपसे कहूं कि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप कह देंगे सर ये। तो इसका मतलब आपको एस्पेक्ट को यानी टेंस को भी डिनोट कर सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या काम कर सकती है साहब? हेल्पिंग वर्ब वाक्य को नेगेटिव बना सकती है, हेल्पिंग वर्ब वाक्य को इंटरगेटिव बना सकती है, हेल्पिंग वर्ब वाक्य के मूड को डिनोट कर सकती है, हेल्पिंग वर्ब वाक्य को पैसिव वॉइस बनाने में हेल्प करती है, और हेल्पिंग वर्ब वाक्य में टेंस या एस्पेक्ट को डिनोट कर सकती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कोई गुरुजी हो ये तो पढ़ाया नहीं था आपने। अब ये पढ़ाना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या क्या काम कर सकते हो? खुद को पूरी अंग्रेजी पढ़ी है, उसको सीखना है आपने कि नेगेटिव बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, इंटरगेटिव बना सकती है, मूड को डिनोट कर सकती है, और पैसिव वॉइस में भी हेल्प कर सकती है, और टेंस को भी इंडिकेट कर सकती हैं। तो समझ रहे हो क्या? तो हेल्पिंग वर्ब ये सारे सारे काम कर सकती है। तो डोल नोट डाल लो नीचे, नहीं कहोगे हमें पढ़ाया नहीं था ये। डाल लो, लिखो। ऑक्सिलरी कैन एक्सप्रेस, ऑक्सिलरी कैन एक्सप्रेस। यही फर्क है बस क्लास में बैठने वाले होशियार बच्चों में, होशियार का मतलब सिंसियर बच्चों में और फर्जी बच्चों में। वो कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। दिमाग पढ़ा तो होगा अपने क्लास में कहीं ना कहीं, बस इनडायरेक्टली पढ़ लिया होगा, तो उसको यूज करना पड़ता है भेजे को। अब वो यूज नहीं करते हो तो फेल होगे, और यूज कर लोगे तो देख पास का तो नाम बोलते हैं जोरारे सन के। ऑक्सिलरी कैन एक्सप्रेस, डैश करके लिखे दो पॉइंट डाल के, क्या क्या? नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, टू एक्सप्रेस मूड, मूड बता सकते हैं, टू फ्रेम पैसिव वॉइस, और टू डिनोट एस्पेक्ट और टेंस। बात समझ में आ गई क्या? ये आई कि नहीं आई? यस और नो? देखो क्वेश्चन ये था, एक आया हुआ एग्जाम में पीवाई क्यूज में, ए फाइनाइट वर्ब इज ए। ये जो फाइनाइट वर्ब होती है वो कौन सी होती है? ऐसी वर्ब जो टेंस को डिनोट करे, वर्ब शोइंग टेंस और कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, वो लिखा है मैंने कॉनकॉर्ड, या टेंस और कॉनकॉर्ड को डिनोट करे। ऐसी वर्ब जो
एक्शन को डिनोट करे, या ऐसी वर्ब जो टेंस को डिनोट करे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिनोट करे, मेन वर्ब का काम करे या सहायक क्रिया का काम करे, कौन सी होती है? सारी। तो नीचे वाले में सब चीजें उसने ऐड कर दी। ठीक। एक ये आ गया क्वेश्चन, हैविंग बीन इंक्लूडेड, ये कौन सी वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट? अभी नॉन फाइनाइट पढ़ोगे तब इसका क्वेश्चन कर दोगे, बता सकते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन ये आया हुआ है एक बार में, और एक क्वेश्चन और था वो दिख नहीं रहा इसमें, शायद होगा कि पता नहीं। हाँ होगा, ये सब पुराने क्वेश्चन आए हुए। एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स क्या काम कर सकती है वाक्य में? अब हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिख दिया उसने? एनोमलस। तो वही काम जो आपने लिखे हैं वो कर सकती है, क्वेश्चन आया तो एनोमलस क्या कर सकती है? वाक्य को नेगेटिव बना सकती है, वाक्य को क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, वाक्य को टेंस में हेल्प कर सकती है, वाक्य को पैसिव वॉइस में कर सकती है। कोई दिक्कत थोड़ी है। एनोमलस फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी होती है? एक बार ये पूछ लिया, कितनी होती है? 24। बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश, इंग्लिश में सबसे इरेगुलर वर्ब कौन सी है? अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं। अब ये इसमें वर्ब का मतलब उसकी इरेगुलर, वो जिसकी फॉर्म ज्यादा बनती होंगी वो इरेगुलर है। हैव की 3 फॉर्म कर सकते हैं आप, हैज, हैव, हैड। डू की 3 फॉर्म कर सकते हैं, डू, डज, डिड। 3 की क्या फॉर्म? और ये बी देखो आप, बी का हो सकता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, और हैविंग। पता नहीं कितनी फॉर्म बना सकते हो इसको। तो इसका मतलब सबसे इरेगुलर वर्ब कौन सी है? बी है। अलग अलग फॉर्म हो सकती है इसकी। एक क्वेश्चन ये आ गया। द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द ऑक्सिलरी इज, ऑक्सिलरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एस्पेक्ट क्या पता लग सकता है आपको? टेंस पता लग सकता है उससे? एस्पेक्ट या टेंस एक ही बात होती है, या मूड पता लग सकता है? दोनों पता लग सकते हैं। मूड भी बता सकते हैं क्योंकि मॉडल मूड को बता देते हैं, और इज, एम, आर किसको बता रहे हैं? टेंस को बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऐसे जो है पुराने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वर्ब के, जो बहुत सिंपल लग रहे होंगे आपको, कर लेंगे आप आसानी से। ठीक है। तो ये आपने जाना किसके बारे में? कौन सी वर्ब के बारे में? फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब आप हेडिंग डालिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। डालिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और एक बार पढ़ लो फटाक से, जो लिखा है आपने उसको रिवाइज करते हैं। देखिए कई बार एक एक वर्ड और आता है, अभी आएंगे आपको। वर्ब कौन, वर्ब किस, कौन क्या वर्ब कितने प्रकार के हो सकते हैं बताओ? नहीं ऐसे तो वर्ब के क्या क्या नाम सुने आपने? वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती है, वर्ब इंट्रांजिटिव हो सकती है, वर्ब मोनो ट्रांजिटिव हो सकती है, वर्ब डाई ट्रांजिटिव हो सकती है, वर्ब कॉजेटिव हो सकती है, वर्ब लेक्सिकल हो सकती है, वर्ब ऑक्सिलरी हो सकती है, वर्ब ऑपरेटर हो सकती है, वर्ब डमी वर्ब हो सकती है, वर्ब टेंस्ड हो सकती है, वर्ब टेंसलेस हो सकती है, वर्ब स्ट्रांग हो सकती है, वर्ब वीक वर्ब हो सकती है, वर्ब रेगुलर वर्ब हो सकती है, वर्ब इरेगुलर वर्ब हो सकती है। और बताऊं? वर्ब मार्जिनल वर्ब हो सकती है। बहुत सारे नाम है वर्ब के, बहुत सारे। लास्ट में जब इसको सम अप करोगे तो लिखाऊंगा 10 एक नाम आपको, 10 बार ऐसी वर्ब होती है। जैसे अभी क्वेश्चन आ रहा है वहां, मार्जिनल वर्ब क्या होती है? मार्जिनल वर्ब, मार्जिनल वर्ब वही होती है जो आप सेमी मॉडल इसको मार्जिनल वर्ब के नाम से जानते हैं। मार्जिनल मतलब ये है वो मार्जिन पे है, कभी कभी मेन वर्ब की तरफ चली जाती है। मार्जिन समझते हैं? किनारे पे है, इधर भी और इधर भी। तो जो इधर का ना इधर का, तो मार्जिन पे रहता है। ऐसी वर्ब कौन सी कहलाती है? मार्जिनल। या सेमी, अर्ध, आधा इधर आधा इधर, तो उसको मार्जिनल कह दो या सेमी कह दो, बात एक ही है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। वो तो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, तुम ले कितना सकते हो। मेरे अंदर देने वाली कैपेसिटी बहुत है तुम्हें देने को, पर डर मुझे लगता है कि ज्यादा के चक्कर में तुम मैन मैन नहीं भूल जाओ। समस्या ये है कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊं और तुम वो वाला खोदो पीछे वाला जो मैन चाहिए तुम्हें, है ना? क्योंकि तुम वैसे ही मार्जिन पे हो। फेल नहीं होने दूंगा मैं, तुम्हारी गारंटी मेरी, अगर पढ़ोगे तो विद चैलेंज आई एम सेइंग टू यू। 100%, 500% कह रहा हूँ। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पढ़ना है, मेहनत करोगे तो। नोट्स घोट लो, अच्छी तरह से याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। परीक्षा में बैठोगे जब एग्जाम दोगे तो तुम्हें आनंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। बट मैन है कि ये सब याद होना चाहिए, और याद नहीं हो तो बस तो तारो आनंद हुई है उठ गो, फिर तो कुछ को नहीं उसके। याद करके जाना है अच्छे से।
बंद करो कॉपी, कर लिया? बंद करो कॉपी जरा। बोलो, वर्ब कितने प्रकार की हो सकती है? दो। कौन कौन सी? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? दो कैटेगरी में। कौन कौन सी? लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। लेक्सिकल को हम किस नाम से जानते हैं? मेन वर्ब। ठीक है, लेक्सिकल को मेन वर्ब से जानते हैं। फाइनाइट वर्ब किससे इंपैक्ट होती है, किससे लिमिट होती है? नंबर से, जेंडर से, टेंस से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, बात एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। इन सब से जो लिमिटेड है ऐसी वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है? फाइनाइट। द वर्ड फाइनाइट इटसेल्फ डिनोट्स द सेंस ऑफ लिमिट, वो अपने आप ही लिमिट को इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसी वर्ब हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ऑक्सिलरी की संख्या 24 है और इनको हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? एनामलस फाइनाइट वर्ब, एनामलस फाइनाइट वर्ब्स के नाम से जानते हैं। प्योर ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्योर ऑक्सिलरी की संख्या 11 है। बी की 5 फॉर्म है, इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, टोटल 11 है, जो आप कहाँ पढ़ते हैं? टेंसेस में। उसके बाद आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी दो कैटेगरी में है, एक कौन सी? प्योर, और कौन सी? सेमी। प्योर का संख्या 10 है और सेमी की संख्या 3 है। सेमी को अभी बोलना मार्जिनल या सेमी एक ही बात है, उसको नीड, डेयर और यूज्ड, ये कैसी वर्ब है? सेमी मॉडल। और ऊपर वाली प्योर मॉडल। इनको हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? कलर्ड ऑक्सिलरी, क्योंकि ये किसका काम करती हैं? मोड या मूड बताने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब की कितनी कैटेगरी है? 3। पहला प्योर इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव या फिर परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये तो हो गए इन्फिनेटिव की 3 कैटेगरी। उसके बाद आ गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की कितनी कैटेगरी? 3। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद आ गया जेरंड। जेरंड अकेला ही है। अगर आप इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव में जो 3 है उसमें से प्योर इन्फिनेटिव मतलब है 2+V1, बेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट 2, और परफेक्ट इन्फिनेटिव 2+हैव+V3, ठीक। अगर आप पार्टिसिपल की बात करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V1+ing, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, ठीक। और अगर आप जीरंड की बात करेंगे तो V1+ing है, और V1+ing में किसके तरह काम करता है? वर्बल नाउन। एक एक वाक्य देखो, मैं लिखते हो लास्ट में, सोचते हो जाना। सीइंग द टाइगर, कोमा, ही ran away। मैं जब पढ़ता था, यानी जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे सच में नहीं पता होता था कि एक, मेरे को तो यही लगता था, आप तो होशियार हो, आपकी तो बात अलग है, मुझे लग रहा था कि जब ये आईएनजी है इसका मतलब कंटिन्यूस होता है, और आप में से तो नहीं लगता होगा। तो आईएनजी है वो कंटिन्यूस होता है। अब इस वाक्य को देखो आप जरा, सीइंग द टाइगर ही ran अवे। सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखते ही ran अवे, तो अभी कौन सा टेंस दिख रहा है आपको? गेट थोड़ा बंद कर दे, चमक रही हैं आंखें, हाँ। सीइंग द टाइगर ही ran अवे, ये कौन सा दिख रहा है आपको? बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस है? किस किस को लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट? देखो, नहीं लग रहा ना, किस किस को नहीं लग रहा है बताओ फिर। नहीं लग रहा, और बाकी तुम तो 3 जने को लग रहा है, एक को नहीं लग रहा, बाकी तुम बारात में आए हो क्या? अरे पूरे टेंस पढ़ाए मैंने भाई, मैं तुम्हें ऐसे मन कर रहा है चेंबर में लेके अब ठोकूंगा तुम्हारे पास, सच बता रहा हूँ बाई गॉड। अरे ये रेन है, रन की सेकंड फॉर्म है, तो रन की सेकंड फॉर्म रेन है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्या सोच रहे हो तुम इतना? और ये है सीइंग, ये आईएनजी लगा हुआ है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है साथ में? कुछ नहीं है इसके साथ, अकेली है ये। इसका मतलब ये पार्टिसिपल है, ये आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये टेंस को डिनोट नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है, टेंस तो यहां से दिख रहा है, किससे? रेन से। रन की सेकंड फॉर्म क्या है? रेन, इसलिए कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? तुम डर क्यों गए फिर? पास्ट इंडेफिनिट नहीं है ये, तो सीइंग को क्यों देख रहे हो आप? सीइंग क्या तकलीफ कर रहा है? ये सीइंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब उसमें तुम्हें वाक्य में ये देखना है कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, अपने आप पता लग जाएगा टेंस का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी वेदर इट इज अ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कैन नॉट डिटरमाइन टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है टेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकती है। टेंस को डिटरमाइन कौन करेगी?
फाइनाइट वर्ब। अब तुम चुपचाप चले जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।